सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म वन। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म वन। और रिएक्शन मैकेनिज्म वन के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग एरोमेटिक रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एरोमेटिसिटी अपने आप में ही बहुत बेहतरीन चीज़ है। एरोमेटिसिटी को जब हम लोग पढ़ते हैं जीओसी में, जब एरोमेटिसिटी का हमें जिक्र किया जाता है तो कितने ढेर सारे एग्जांपल्स पढ़ते हैं, तो उस टाइम सिर्फ इस चीज को देखते हैं कि कौन सा वाला मॉलिक्यूल एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। बट आज वो टाइम आ चुका है जब हम लोग उन्हीं एरोमेटिक रिएक्शंस की, उन्हीं एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस देखने वाले हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल, उस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। बट ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसको जानने के लिए मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई रिएक्शन कैसे करते होंगे। और अगर इसके लिए क्यूरियोसिटी आपको भी हो रही है तो कनेक्ट हो जाइए इस क्लास में, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स रिएक्शंस कैसे करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स और क्या होती है उनकी रिएक्शंस। बहुत ही हाईली इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मन से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस को फटाफट लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज, जैसे हमने आज मेंशन ही कर लिया, जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आज। ठीक है, हाँ, ये टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें वही कहानी समझनी है कि रिएक्शन कैसे होगी। आगे बढ़ते हैं कैसे होंगी, और मैं आपको ये कहानी बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं। हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से समझना। मैंने एक मॉलिक्यूल लिया बेंजीन का। कौन सा मॉलिक्यूल? बेंजीन का मॉलिक्यूल। क्या सारा बच्चा बेंजीन को जानता है? हाँ भाई, बिल्कुल जानते हैं। एरोमेटिसिटी का नाम जब भी आएगा तो सबसे पहले किसको याद किया जाएगा? उसको पहले ही नाम पे बोलते हैं एरोमेटिसिटी का। नाम सुनते ही पहला एग्जांपल हमारे दिमाग में किसका आता है? बेंजीन का आता है। सिंस इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हो? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि कोई एक इंसान बैठा था, उसको हटा के उसकी जगह पे एक नया इंसान ला दिया गया, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। जैसे बच्चों, जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में समझो एक बच्चा अगर चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, मैं उसको वहां से हटा के और उसकी जगह एक नए बच्चे को मैं अगर बिठा देता हूं, तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली, एग्जैक्टली, यहाँ पे वही चीज होने वाली है कि अगर यहाँ हमको साफ साफ पता है कि बेंजीन के चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, या हाइड्रोजन के एटम्स रहते हैं। और इस हाइड्रोजन के एटम को, किसी भी एक हाइड्रोजन के एटम को हटा के मैं वहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगा दूं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो अगर मैं इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा देता हूं, तो इस हाइड्रोजन को हटा के बाकी हर जगह पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन रिटेन्ड रहेगा। और बाकी हर जगह पे क्या रहने वाला? हाइड्रोजन रिटेन्ड। किसी भी एक पोजीशन पे हाइड्रोजन ना रहकर अब वहां पे ई लग गया, और ई जो है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। क्या है इसका नाम? ई पॉजिटिव से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? ई पॉजिटिव हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। ये हो जाएगा हमारा ई पॉजिटिव। अब बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं कि सर, जरा एक बात ये समझाओ कि सर ऐसे ये वाला हाइड्रोजन था, अब ये हुआ कैसे होगा एग्जैक्टली ये चीज हुई कैसे होगी, ये समझाओ। आपने बोल दिया कि भाई इसको इसके ऊपर डाल दिया गया और हीट कर दिया गया और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। और अगर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कैसे होगा? इस चीज को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, और इसी चीज को बोलते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। तो अब इसकी मैकेनिज्म समझेंगे, ध्यान से समझना किस तरीके से फिनोमेना होने वाला है। सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे? स्टेप नंबर वन, एकदम स्टेप वाइज चलेंगे। पहला स्टेप,
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा देंगे। ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात, अगर ध्यान से मैं आपको समझाऊं, इस कंपाउंड को मैंने यहाँ पे लिया, ठीक, ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं भाई, क्या बुलाते हैं, बेंजीन बुलाते हैं। अगर इसके पास मैंने इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, जो इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करने वाला इंसान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और एक बात हमें क्लियरली दिख रही है कि इस बेंजीन के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन को देखते ही इलेक्ट्रोफाइल की तुरंत आंखें चमक गई, और आंखें चमक गई, बोला इलेक्ट्रॉन बैठा है, बस यही तो चाहिए था। तो अगर जैसे ही अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा? बोलो प्यारे बच्चों, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा? अरे 100% अटैक करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, और बेंजीन के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भाई, अगर ये इसके ऊपर अटैक करने जाएगा तो पहले तो एक पार्शियल इंटरेक्शन करेगा, और हमको पता है बेंजीन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से ऐसे घूमती रहती है। हम लोगों ने रेजोनेंस हाइब्रिड खूब बना रखे हैं। इससे पहला जो इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, इसको पाई के साथ इंटरेक्शन पहला हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इंटरेक्शन करता है, इसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से समझना, इसके बाद क्या होने वाला है। अगर ये एक कोई बॉन्ड है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने यहां अगर इसके ऊपर अटैक कर दिया, ध्यान से समझना, तो अगर एक कार्बन ने इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना दिया, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास बेंजीन ऐसे कुछ थी अगर मैं इस पोजीशन पे या उस पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे, अगर मैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल को कनेक्ट कर देता हूं, तो दूसरी वाली पोजीशन पे क्या आया होगा बेटा, यहाँ पे आ चुका होगा पॉजिटिव चार्ज। और ये जो स्पीसी बनी है ना, ये जो स्पीसी बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए हम लोग इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और इसी का दूसरा नाम होता है अरीनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अरीनियम आयन। अरीनियम आयन के अलावा इसका जो तीसरा नाम होता है, इसका तीसरा नाम होता है वीलैंड इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं, वीलैंड इंटरमीडिएट बोल देते हैं। इसके तीन ये नाम हो गए। अब पहली बात बताओ कि इनके एनर्जी में चेंजेस क्या आए होंगे, इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। समझो, अगर जो हमारे पास बेंजीन था, ये क्या था, एरोमेटिक था। बताओ इस पे कोई सवाल? नहीं सर, कोई सवाल नहीं सर, ये एरोमेटिक था और एरोमेटिक है, एरोमेटिक था। और जब हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे, तो समझो एरोमेटिक को बताया गया था, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल। और अगर ये मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल है, तो जब इसकी रिएक्शन हुई उसके बाद जो मॉलिक्यूल बना है, इसको देख लेते हैं एक बारी क्या बना होगा। तो जब हम लोग इसको देखने गए, तो यहाँ पे अगर जब हम लोगों ने देखा, तो हमको पता चला ये कार्बन sp3 है, और sp3 कार्बन होने की वजह से ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। और अगर ये नॉन एरोमेटिक बन गया, तो हम लोग को एकदम क्लियरली ये बात पता है कि सर ये एरोमेटिक तो बहुत स्टेबल होता है, और ये जो नॉन एरोमेटिक है उतना स्टेबल नहीं होता, तो ये कन्वर्जन हो ही क्यों रहा है। क्या सवाल समझ में आ रहा है? मैंने एक सवाल पूछा कि अगर ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक हाईली स्टेबल होता है, फिर उसके बाद इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, फिर एक नया मॉलिक्यूल बना, और बनने वाला मॉलिक्यूल अगर उसके कंपैरिजन में अनस्टेबल है, तो हम लोग ये रिएक्शन करवाना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम लोग पूरी ऑर्गेनिक में जितनी रिएक्शंस कराते हैं, सब रिएक्शन से एक ही दावा होता है कि भाई रिएक्शन तब ही करवाएंगे, रिएक्शन सिर्फ तब ही करवाएंगे जब बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल बने।
पहले कंपैरिजन में स्टेबल बने। पूरी केमिस्ट्री, पूरी पूरी साइंस किस चीज के पीछे दौड़ रही है? स्टेबिलिटी के पीछे दौड़ रही है। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होगी वो रिएक्शन जो होगी वो ज्यादा फेवरेबल होगी। बट यहाँ पे बात उल्टी हो गई, ये लोअर एनर्जी में था, ज्यादा स्टेबल था, ज्यादा स्टेबल से अनस्टेबल प्रोडक्ट अगर हम लोग बना रहे हैं तो क्या बनना चाहेगा? मेरे कहने का सीधा मतलब यह है कि इस रिएक्शन में मुझे अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो क्या फिर भी मैं ये रिएक्शन करवाना चाहूंगा? बताओ। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक इंसान एक बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उस बिजनेस में इनिशियल टाइम में इन्वेस्टमेंट तो लगता ही लगता है, इन्वेस्टमेंट तो होंगे ही होंगे। तो ये जो पहली रेशन हम लोगों ने करवाई है, ये जो पहला स्टेप करवाया है, इसमें हमारा खर्चा हुआ है, हमने पैसे खर्च किए, एनर्जी लगी। बट आज हम लोग उस उम्मीद में बैठे हैं कि कभी जब इसका अगला स्टेप होगा, अगर वो हाईली एक्सोथर्मिक हो गया, उस स्टेप ने बहुत एनर्जी रिलीज कर दी, तो हो सकता है इसमें 10 रुपए खर्च किए थे और अगले वाले स्टेप में 100 रुपए मिल जाए, ओवरऑल मुझे 90 का फायदा हो जाएगा। और बस इसी उम्मीद में मैं इस रिएक्शन को करवा रहा हूं। और अगर ये चीज होती है तब तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी, अदरवाइज फिजिबल नहीं होगी। तो पहले वाले स्टेप में मैं इस पहले स्टेप का डेल्टा H1 लिखता हूं, दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि यहां एनर्जी क्या हुई है? रिक्वायर्ड है, एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है। तो अब हम लोग सारी जितने बच्चे हैं, सारे बच्चों की एक ही चीज पे उम्मीद लगी हुई है कि सर ये पहला वाला रिएक्शन तो इसमें पैसा खर्चा हो गया, बट अगली रिएक्शन में बस यही उम्मीद है कैसे भी करके दूसरा वाला स्टेप अगर एक्सोथर्मिक हो जाए, एनर्जी रिलीज हो जाए, तब तो हम आगे रिएक्शन करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। तो क्या आप सब लोग चाहते हैं इसका अगला वाला स्टेप एक्सोथर्मिक हो या ना हो? क्या आप लोग गेस कर पाएंगे क्या इसका अगला वाला स्टेप एक्सोथर्मिक होगा या नहीं होगा? इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। आओ कैसे होगी कहानी आपको डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 किया, अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए। हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ऐसा बना था। अब इस अरेनियम आयन को रेजोनेंस करके स्टेबलाइज भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है पॉजिटिव सिग्मा पाई क्या होगा? पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो इधर से इधर रेजोनेट करेगा, और अगर इधर से इधर रेजोनेट किया तो इधर आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड, इधर आया पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर है इलेक्ट्रोफाइल। अगेन हमको दिख गया पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई होगा तो अगेन हमें रेजोनेंस की कंडीशन दिख चुकी है। और अगर रेजोनेंस की कंडीशन आ गई तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इस तरीके से हम लोग रेजोनेंस करवा लिया। बट ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अरेनियम आयन। जो इंटरमीडिएट बना था उसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो इंटरमीडिएट है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। किससे स्टेबलाइज है? रेजोनेंस से। अगला स्टेप मैं 2 लिखने वाला था। स्टेप नंबर 2 में क्या होने वाला है? इस तरीके से अरेनियम आयन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, वो रेजोनेट होके वहां तक पहुंचा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ है हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि किसी ना किसी को तो कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नॉन एरोमेटिक जैसा एलिमेंट लेके नहीं बच सकते। हमने भाई इतना पैसा खर्च कर दिया अपने अपने बिजनेस में, पहले स्टेप में इतना पैसा खर्चा हो चुका है, तो किसी ना किसी को कुर्बान करके हम लोग वापस से अपने मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बनाएंगे। और अगर हमारा मॉलिक्यूल बनने वाला एरोमेटिक नहीं बन पाया तो भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? रिमूवल ऑफ H+, रिमूवल ऑफ H+, या फिर इसको क्या बोलते हैं? री एरोमेटाइजेशन। इसको क्या करवा दिया? री एरोमेटाइजेशन। वापस से इसको क्या करवा दिया? एरोमेटाइज करा दिया। जब यहाँ से H+ अपनी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देके बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे फिर से ये इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोफाइल।
समझ गए? तो इस तरीके से अगर आप देख पा रहे होंगे कि वो वापस से इसमें कन्वर्ट हो चुका, और हम लोगों को जिस चीज की तलाश थी वही हो गया। हमको अपना मॉलिक्यूल एरोमेटिक चाहिए था, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी क्या बन गया? एरोमेटिक बन गया। क्या बन गया? एरोमेटिक बन गया। तो बच्चों मुझे बताओ, ये जो पहले हमारे पास नॉन एरोमेटिक पड़ा था, नॉन एरोमेटिक के बाद एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, तो क्या इस स्टेप में एनर्जी नहीं रिलीज होगी? हाँ सर, बिल्कुल रिलीज होगी, क्योंकि कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल वाला प्रोडक्ट बना है, तो इसमें एनर्जी रिलीज हुई है, और इसका डेल्टा H2 है, दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एनर्जी खूब रिलीज हुई। क्या हुई? खूब रिलीज हुई। हमें जिस बात की उम्मीद थी और वही हुआ। पहले स्टेप में एनर्जी खर्च हुई थी और दूसरे स्टेप में खूब पैसा रिटर्न में आया। पहले 10 रुपए खर्च हुए, 100 रुपए वापस आ गए, तो हम लोग एकदम सब खुश बैठे हैं कि हाँ भैया ऐसी रिएक्शन करवाना चाहेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम ये लोग रिएक्शन पढ़ ही नहीं रहे होते। अरे भाई, अगर कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही होती तो हमारे सिलेबस में ही नहीं होती। हो तो अगर रिएक्शन ही नहीं होती तो बुक्स में नहीं लिखी जाती, बुक्स में नहीं लिखी जाती तो हमारे सिलेबस में नहीं होती, हमारे सिलेबस में नहीं होती तो पढ़ते कैसे? आई बात समझ में? तो अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब पहले स्टेप में एनर्जी खर्च हुई होगी और दूसरे स्टेप में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगी, इसलिए हमें ओवरऑल फायदा हुआ, इसी वजह से रिएक्शन आगे चल पा रही है। एक बात और समझो। पहली बात ये जो पहला अटैक, ये पहली स्टेप रिएक्शन है ना, अ, ये है हमारा मॉलिक्यूल एरोमेटिक। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझो, एरोमेटिक कंपाउंड हम लोगों ने अभी सीखा बहुत हाईली स्टेबल होता है, और अगर वो हाईली स्टेबल है तो वो रिएक्शन उतनी तेजी से करना नहीं चाहेगा। मतलब जब उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने गया होगा तो ये जो स्टेप है वो इतना फास्ट नहीं रहा होगा, और अगर फास्ट नहीं रहा होगा तो सबसे स्लो स्टेप होगा। दो स्टेप में हमने रिएक्शन कराई, दो स्टेप में ये पहला वाला स्टेप क्या रहा होगा? स्लो स्टेप रहा होगा, और यही स्लो स्टेप इस रिएक्शन की रेट को डिफाइन करेगा कि भाई रिएक्शन ये कितनी तेजी से चलेगी और कितनी तेजी से नहीं चलेगी। सर क्या कहना चाह रहे हो, एक बार फिर से एलोबरेट करो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला स्टेप है, ये अगर स्लो स्टेप है, कैसा स्टेप है? स्लो। क्या है? स्लो। और अगर ये स्लो हुआ तो ये क्या, इसी को हम लोग बोल देंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोल देंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी को इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं? RDS। सर एक बात बताओ, सर आपने RDS को बोल दिया, बट क्यों बोला मुझे ये समझाओ। हाँ, एकदम सही बात, इसी पॉइंट पे आ रहा हूं। इसको RDS क्यों बोला? क्योंकि स्लो स्टेप पे ही रेट क्यों डिपेंड करता है, इसको एक बेहतरीन एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आप सोचिए, आपने जेई दिया, ठीक? जेई देने के बाद आपकी बढ़िया जगह पे प्लेसमेंट लग गई, अच्छा कॉलेज मिल गया, IIT बॉम्बे CS लेके बढ़िया कहीं अच्छी जगह पे प्लेस हो चुके हो। अब आपने क्या किया? आप जॉब कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, आपने सोचा क्यों ना एक बिजनेस साथ में स्टार्ट किया जाए। और बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आपके दिमाग में आया, बेहतरीन सा, आपके पास पैसे खूब हो चुके थे। आपने सोचा एक लैम्बोर्गिनी का शोरूम खोलेंगे, वो भी इंडिया में, ब्रांड न्यू, एकदम बढ़िया शोरूम। अच्छा, ऐसा क्यों सोचा? अब आपको पता है कि बढ़िया एक बिजनेस स्टार्ट होगा तो अच्छे खासे पैसे बनेंगे, तो आपने सोचा ये शोरूम बनाऊंगा। बट प्रॉब्लम क्या आई? अपने इंडिया के पास इतनी एबिलिटीज नहीं थी, मतलब अपने यहाँ पे इतने सारी चीजें नहीं थी। मतलब आपको आपने आपने क्या किया इनिशियली? अपने यहाँ पे जो आपका कार था वो बनना स्टार्ट नहीं हुआ। आपने क्या सोचा कि हर जगह से सारा सामान असेंबल करवा लेंगे। ठीक है कि भाई इस वाले इससे टोयोटा से ये ले लेंगे, इससे ये ले लेंगे, सबसे अपना सामान। पूरी कार को बनाने के लिए तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी टायर की, स्टीयरिंग की, उसकी बॉडी की जरूरत पड़ेगी, और इंजन की जरूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आपने क्या किया? बहुत सारी जगह पे कांटेक्ट किया और सबसे ये सामान मंगाना चालू किया। ठीक है, तो बाकी हर जगह से सामान सब कुछ मंगा लिया। स्टीयरिंग टाइम पे आ रही थी, जो भी मेटल चाहिए था वो टाइम पे आ रहा था, इंजन चाहिए था वो सब टाइम पे आ रहा था। बट आपने जो MRF, जो टायर का टेंडर है, वो आपने MRF को दे दिया। अब ध्यान से समझना, एक दिन में आपके पास कितनी कार बन के तैयार हो पाएंगी? ध्यान से समझना, आपके पास पूरी कंप्लीट कार बन के रेडी है, बट MRF वाले ने गड़बड़ कर दिया, वो टाइम पे आपको टायर नहीं भेज रहा है। आप फोन लगा लगा के परेशान हो कि सर, हेलो हेलो, हम टायर भिजवाओ, हमें ये इसको डिलीवर करवाना है गाड़ी को, बट MRF वाला टायर टाइम पे भेज नहीं रहा है। तो मुझे एक बात समझाना और बताना, एकदम क्लियरली बताना, क्या अभी कार रेडी है? आप बोलोगे क्या कार रेडी है?
बिल्कुल नहीं। क्या क्या कार बन गई है? बिल्कुल नहीं। तो कार का बनना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बोलोगे सर जैसे ही टायर आ जाए और वैसे ही कार रेडी हो जाएगी। किसके ऊपर डिपेंड किया? टायर के आने पे डिपेंड किया सर। अगर टायर के आने पे डिपेंड किया तो जितने 3 4 5 स्टेप हो रहे थे इस कार को बनाने के लिए वो तो तेजी से हो रहा है। सबसे लेट वाला स्टेप कौन सा है? टायर का आना। और अगर टायर इतना धीरे धीरे आ रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है, और इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भैया कार कब बन के रेडी होगी। तो एक बात समझ में आई कि अगर एक रिएक्शन को, एक प्रोसेस को करवाने के लिए 3 से 4 5 6 7 कितने भी स्टेप हों, उसमें जो सबसे स्लोएस्ट वाला स्टेप होगा वही डिसाइड करेगा कि भाई इसका रेट क्या है। सिमिलरली जैसे टायर का आना डिसाइड कर रहा था कि कार कब बनेगी, एग्जैक्टली सेम इस रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप्स हैं। इन 2 स्टेप्स में से जो सबसे स्लोएस्ट वाला स्टेप होगा वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितनी तेजी से चलेगी। जो स्लोएस्ट वाला स्टेप है अगर उसी को थोड़ा सा तेज कर दिया जाए, अगर एमआरएफ वाला एकदम टाइम पे टायर भेजने लग गया तो हमारी कार जल्दी बनने लग जाएगी। अगर एमआरएफ वाले ने और लेट किया तो कार और लेट बनेगी। है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि जो जो ये जो स्लोएस्ट स्टेप है ना, इसी के ऊपर रेट डिपेंड करेगा। मतलब ये किसी भी रिएक्शन के रेट को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अगर ये बात चमक गई तो एकदम क्लियरली एक बात समझ में आ चुकी है कि भाई ये रिएक्शन गवर्न करेगी, ये स्टेप गवर्न करेगा ये रिएक्शन कितनी तेजी से चलेगी। और जैसे ही ये बात मेरे को समझ में आई, मेरा तुरंत तुरंत दिमाग में एक चीज चमक गई, सर अगर मुझे रिएक्शन तेज करनी है तो क्यों ना इस स्टेप को तेज कर ले। अगर रिएक्शन मुझे धीरे करनी है क्यों ना इस स्टेप को थोड़ा धीरे कर दिया जाए। बोला हाँ एकदम सही बात है, अगर ये स्टेप तेज हो जाएगा तो रिएक्शन का रेट तेज हो जाएगा, ये स्टेप धीरे है तो रिएक्शन धीरे। तो हम लोग चाहते हैं अगर रिएक्शन हमारी तेजी से हो तो हम लोग इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे, इस स्टेप के रेट को बढ़ा देंगे। बट इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ध्यान से समझना। इधर से इधर एक प्रोडक्ट बना, और ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दी जाए, बनने वाले प्रोडक्ट क्या कर दी जाए, स्टेबिलिटी अगर बढ़ा दी जाए, तो ऑब्वियसली है कि मतलब ये अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन तेजी से इधर 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 की तरफ भागेगी। और अगर ज्यादा मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अगर ज्यादा स्टेबल हुआ तो ये फटाफट रिएक्शन तेजी तेजी से आगे की तरफ भागना चाहेगी, और अगर तेजी से भागना चाहेगी तो ये स्लो वाला स्टेप थोड़ा सा तेज हो गया, ओवरऑल रिएक्शन भी तेज हो गई। तो यहां से 2 चीजें कंक्लूड हो पा रही हैं। पहली बात तो ये, अगर मैं उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दूं किसी भी तरीके से तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज। और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अगर मैं अट्रैक्शन को बढ़ा दूं तब भी रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो मतलब यहां पे अगर मैं आगे लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम आयन। और अरेनियम आयन सिंस वो कार्बोकैटायन है तो हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जानते ही हैं। जो भी कार्बोकैटायन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जो भी ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा डोनेट करेंगे वो कार्बोकैटायन को क्या करवाएंगे? स्टेबलाइज करवाएंगे। ठीक। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहे होंगे वो सब क्या करेंगे? इसकी रेट को बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे ही इस रिएक्शन में आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ी तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। तीसरी बात, अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही बढ़ा दी जाए, है ना, अगर बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तब भी हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन अगर ज़्यादा तो रेट भी ज़्यादा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर बढ़ा दी जाए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वो भी अगर बढ़ा दी जाए तो उससे भी रेट क्या हो सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ये सब तरीके हो सकते हैं जो रिएक्शन की रेट को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तो अगर इसी का मैं डायग्राम बनाऊं, इस रिएक्शन का क्या बनाऊं? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम।
इसी रिएक्शन का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाऊं, सारे बच्चे ध्यान से समझना है इस बात को। इधर क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी, इधर क्या रख दूंगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब टाइम के साथ रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है। तो अगर इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा यहाँ पे मैंने रख दिया रिएक्टेंट, फिर पहले स्टेप में इसको एनर्जी देनी चालू करी, एनर्जी दी, फिर बीच में एक डिप आया, इंटरमीडिएट बना होगा, फिर उसके बाद एक और ये बन, यहाँ पे आ गया हमारा प्रोडक्ट। क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या रहा होगा हमारा, इंटरमीडिएट, और यहाँ पे हमारा बन गया प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे ये जो ओवरऑल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो निकालते हैं, इसी से हमको क्या मिलता है, डेल्टा एच। और समझना, रिएक्टेंट हायर एनर्जी में था, उसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट लोअर एनर्जी में है, मतलब रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम है तो मतलब ऑब्वियसली यहाँ एनर्जी रिलीज हुई होगी, तभी तो लोअर एनर्जी में गया होगा। इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। क्लियर। और रिएक्टेंट हमने यहाँ पे क्या लिया था, बेंजीन लिया था, और इंटरमीडिएट हमारा क्या बना था, यहाँ पे अरीनियम आयन बना था। और जब किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाना होता है तो उसको हम लोग इनिशियली एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और हायर एनर्जी में लेके जाते हैं, और जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट 1। ये जो स्टेट होगी इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट 2। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट 2 बोल देंगे। अब ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 1, वो हो गया ट्रांजिशन स्टेट 2। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट अरीनियम आयन। यहाँ पे लगा दिया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हमारा अरीनियम आयन बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ अगर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या बनाया था, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया था, तो ये हो गया था हमारा प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमारा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया जा सकता है, और यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन थी दैट इज एक्सोथर्मिक, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई थी पहले स्टेप में। अब यहाँ से एक चीज़ और समझो, अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है, जो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ई ए, और ई ए रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग बोलेंगे, ई ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या मतलब है, एक्टिवेशन एनर्जी, कौन सी, ई ए। ई ए जो है इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इस तरीके से ये डायग्राम बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और इन फैक्टर्स को भी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एक बात समझ में आ गई कि जो रिएक्शन का रेट है, ये इंक्रीज किया जा सकता है अगर इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, तो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आपने लगा दिए तो रेट इंक्रीज करेगा, और ऐसे ग्रुप्स जो रेट को इंक्रीज करते हैं, इन ग्रुप्स को बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दिए जाएं, इलेक्ट्रॉन्स को जो खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दिए जाएं, तो ये क्या करेंगे, रेट को डिक्रीज कर देंगे। क्योंकि रेट को क्यों डिक्रीज करेंगे, जो हमारा हमने अरीनियम आयन बनाया था ना, जो कार्बोकैटायन, तो एक्चुअली वो कार्बोकैटायन ही है, और कार्बोकैटायन की रेट जो स्टेबिलिटी है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम करते हैं। अगर उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई तो वो प्रोसेस, वो स्टेप जो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा, और उससे रेट घट जाएगी, और रेट घट जाएगी तो ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स।
कौन से ग्रुप? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे, दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, एक तो एक्टिवेटिंग और दूसरे कौन से होते हैं? डीएक्टिवेटिंग। एक तो हो गए एक्टिवेटिंग और दूसरे हो गए डीएक्टिवेटिंग। ठीक, जो रिएक्शन के रेट को एक तो बढ़ाएंगे ये वाले और दूसरे वाले घटाएंगे। पहला है नंबर 1, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, चलो उसको आगे ऐसे डिस्कस करेंगे, पहले इन्हीं को पहले कवर करते हैं। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो रिएक्शन का रेट बहुत ही तेजी से बढ़ा दें, तो उसमें जो जिनका प्लेसम इफेक्ट ज़्यादा होगा, जो कार्बोकेटाइन को ज़्यादा तेजी से स्टेबलाइज करते होंगे, वो रेट ज़्यादा तेजी से बढ़ाएंगे। तो हमको साफ साफ पता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए, जैसे NH के ऊपर माइनस चार्ज, या फिर O माइनस आ जाए, या फिर NH2 आ जाए, या फिर OH आ जाए, या फिर OMe आ जाए, इस तरीके से ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और ये इनको हम लोग हाईली एक्टिवेटिंग की कैटेगरी में रखते हैं। बट हाईली के बाद दूसरे नंबर पे जो आता है नंबर 2, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? जो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया नाइट्रोजन, यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन, और C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, अब इधर से कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान से समझो, ये जो इसका लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, अगर इसको बेंजीन से कनेक्ट करूंगा तो बेंजीन को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ इसका जो लोन पेयर है यहाँ रेजोनेंस में भी अवेलेबल, मतलब रेजोनेंस में भी जा रहा है, तो इसका लोन पेयर इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो इसके पास मान लो 100 रुपए हैं, और अगर ये 100 रुपए दो जगह पे डोनेट कर रहा है, 50-50 करके ही डोनेट कर पाएगा, या फिर किसी को 60 किसी को 40 डोनेट करेगा। तो अगर बेंजीन के पास पूरे 100 रुपए नहीं जा पा रहे तो क्या उतना ज्यादा एक्टिवेट हो पाएगा? नहीं। क्या उतना ज्यादा स्टेबल हो पाएगा हमारा अरेनियम है? नहीं। इसीलिए इनको हमने किस में रखा? मॉडरेटली के केस में रखा। बट यहां समझना, इसके इस साइड कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं, और कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है तो नाइट्रोजन इज हाईली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। और अगर एक ही डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली ये ज्यादा डोनेट करेगा, और अगर ज्यादा डोनेट करेगा तो ज्यादा एक्टिवेट भी करेगा और रिएक्शन के रेट भी ज्यादा बढ़ाएगा। फिर उसके बाद अगले नंबर पे हम लोग रख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगे होते हैं? लोन पेयर। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। और लोन पेयर जो है वो प्लस एम इफेक्ट तो दिखाते ही हैं, तो अगेन लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे। बट अगेन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी जाएगी और इसके अंदर भी जाएगी, तो अगेन यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हमको देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट तो करेगा, बट दोनों साइड डोनेट करेगा, तो उनके इतना बेहतर नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर आपने नाइट्रोजन वाले को ज़्यादा क्यों रखा ऑक्सीजन को? तो जब हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस कर रखा है कि जो नाइट्रोजन है वो रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। दैट इज वाई नाइट्रोजन इज कमिंग फर्स्टली देन ऑक्सीजन। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आ जाते हैं वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डोनेट कर पाए, उनको क्या बोलेंगे? वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास CH3 लगा हुआ है, ये CH3 है, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो ये ज़्यादा डोनेट कर पाएगा, ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। फिर कौन आ जाएगा उसके बाद? कार्बन। यहाँ क्या है? एक CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, CH2 CH3। अब इस बेंजीन से नेक्स्ट अल्फा पोजीशन तो यही है ना, सिर्फ इन्हीं दो कार्बन को काउंट करेंगे, यहाँ हो गए 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो रिलेटिवली और कम। उसके आगे बढ़े कार्बन, यहाँ एक CH3, यहाँ भी एक CH3,
यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। और आगे गए तो सिर्फ इसके ऊपर तीन तीन क्या आ चुके हैं, CH3 आ चुके हैं। और इस अल्फा पोजीशन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, इस वाली पोजीशन के। ये अल्फा पोजीशंस हैं, इन अल्फा पोजीशन के ऊपर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करेगा, CH3, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो यही हमारा एक्टिवेशन का ऑर्डर आ जाएगा। और जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हैं वो रिलेटिवली क्या करेंगे, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनको वीकली एक्टिवेटिंग की कैटेगरी में रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में कौन आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच ले अपनी तरफ, माइनस वाले, -m, -r, -h, -i, ये सब ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, जिससे रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगेन हम लोग पहला हेडिंग क्या लगाएंगे, हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जो बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचे। तो हाईली डीएक्टिवेटिंग में सबसे पहले कौन आ जाएगा, NF3 पॉजिटिव। फिर उसके बाद कौन आ जाता है, तो NF3 पॉजिटिव इतना हाईली डीएक्टिवेटिंग क्यों होता है, पहली बात तो समझो। जो नाइट्रोजन जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में छीन रखा है, सबकी इलेक्ट्रॉन से छीन रखी है, ठीक। और एक दिन क्या हुआ, इनके ही घर में चोरी हो गई। कहने का मतलब ये है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जिससे भी कनेक्ट होते थे, सबकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते थे, खींच लेते थे, खींच लेते थे। बट एक दिन ऐसा आया, नाइट्रोजन के ही घर पे चोरी हो गई। पैसा क्या, उसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात यह है कि इतना बड़ा महान फेमस चोर था, इसके घर पे चोरी हो गई, तो क्या बेइज्जती नहीं हुई होगी इसकी। अरे पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा हो गया, अरे आज तो नाइट्रोजन भी लूट लिया गया, इसके घर भी चोरी हो गई। और इसके घर पे चोरी तो हुई। अच्छा, चोरी से क्या तात्पर्य है, चोरी का मतलब यह है कि नाइट्रोजन सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता था, आज इसी से इसका इलेक्ट्रॉन लेके कोई चला गया, और इलेक्ट्रॉन लेके तो गया ही गया। फिर आपके जैसे पड़ोसी, नाइट्रोजन के घर पे चोरी हुई थी, और नाइट्रोजन के घर के पे चोरी हुई थी, नाइट्रोजन परेशान थे कि मेरे घर से इलेक्ट्रॉन किसने चोरी कर लिया, आज तक सबको लूट के रखा था मैंने, जिससे भी हो जाऊंगा उसको परेशान करके रख दूंगा, खत्म कर दूंगा। पड़ोसी गए देखने की नाइट्रोजन के घर पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के घर पे सच में चोरी हो गई थी। और चोरी हुई तो चार छोटा मोटा सवाल बचा था, पड़ोसी तुम्हारे जैसे थे, फ्लोरीन जैसे। और फ्लोरीन का नाम सुना ही होगा, फ्लोरीन छोटा मोटा चोर नहीं है, फ्लोरीन तो दाऊद इब्राहिम है। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन को किसी से भी कनेक्ट कर दो, सबकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। और अगर इधर नाइट्रोजन से कनेक्ट हुआ है, नाइट्रोजन के घर पे चोरी भी हुई थी, ऊपर से फ्लोरीन भी कनेक्ट हो गया, अब बर्बाद करके रख देगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा। नाइट्रोजन के घर पे चोरी भी हुई थी और फ्लोरीन भी लगा दी, तो फ्लोरीन और खींच रहे थे। ये तो वही बात हो गई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। नाइट्रोजन के घर चोरी भी हुई और ऊपर से फ्लोरीन भी पहुंची, उसने और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच दी। और इतना बौखला चुका है अब नाइट्रोजन, इतना पागल हो गया है, बोला अब अगर किसी से इधर से कनेक्ट अब कर दिया, वो जिंदा तो नहीं बचेगा। कहने का मतलब ये कि नाइट्रोजन के घर पे चोरी हुई, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो चुकी है, बाकी बची हुई फ्लोरीन ने सब छीन छान ली। अब अगर इसको किसी भी नॉर्मल एटम से कनेक्ट करोगे इस साइड से, तो नाइट्रोजन उसको छोड़ने वाला नहीं, उसके पास जो भी होगा सब खींच लेगा। और अगर ज्यादा खींचेगा, भर भर के अगर खींचेगा, तो अब इधर क्या है, हम लोग यही तो देख रहे थे कि भैया सबसे ज्यादा खींचेगा कौन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रा कौन करेगा। और अगर इसने भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लिया, तो जो हमारा अरिनियम आयन बना था वो स्टेबल अनस्टेबल तो छोड़ो, उसका सत्यानाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मतलब जो बनने वाला हमारा इंटरमीडिएट था, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने से स्टेबल होता था, और हमने क्या लगा दिया वहां पे, ये ग्रुप लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा नहीं, ये क्या कर देगा, खत्म कर देगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा।
और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली तो हमारा जो इंटरमीडिएट है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर हाईली अनस्टेबल हो गया तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि हमने सीखा था कि अगर हमारे इंटरमीडिएट की रेट या स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी। इसीलिए इसको हाईली डीएक्टिवेटिंग रखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत खींच लेता है, रिएक्शन को डीएक्टिवेट कर देता है। आई बात समझ में? आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। NF3 सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेट करता है। फिर उसके बाद आ जाता है इन्हीं की फैमिली के NR3 पॉजिटिव, फिर आते हैं NH3 पॉजिटिव, फिर उसके बाद आ जाते हैं NO2। NO2 के बाद कौन आ जाएगा? NO2 के बाद आ जाते हैं CN। फिर इस तरीके से ही ढेर सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं, ये सब क्या किस में आते हैं? हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आ जाते हैं। किसमें? हाईली डीएक्टिवेटिंग में। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं नंबर 2, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, मतलब जो थोड़ा सा कम डीएक्टिवेट करें। कम डीएक्टिवेट करने का मतलब ये क्या है? कम डीएक्टिवेट करने का मतलब ये है, सपोज आपके पास C++OH ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। अब ध्यान से समझना, इस कार्बन को कुछ पैसे चाहिए। कार्बन को क्या चाहिए? कुछ पैसे। बट ध्यान से समझो, इस कार्बन को जो भी पैसे चाहिए ना, इसको देने के लिए दो दो लोग बैठे हुए हैं। एक तो क्या करे, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले, और दूसरा क्या है, इधर इसके पास लोन पेयर है, बगल वाले के पास क्या है बेटा? लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर भी क्या करेगा? इस कार्बन को मदद करेगा। तो अगर इस कार्बन को 100 रुपए चाहिए थे, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100 खींचनी चाहिए थी, बट उसमें से 40 रुपए किसने दे दिए? इस ऑक्सीजन ने दे दिए। तब उधर से पहले के कंपेरिजन में कम खींचेगा, मतलब 60 ही खींचेगा। और अगर कम खींचेगा तो उनके इतना डीएक्टिवेटिंग नहीं होगा, ये उनसे उनके कंपेरिजन में कम डीएक्टिवेटिंग होगा। इसीलिए हमने इसको मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग के अंदर रखा। अब अगर आगे बात करें, इसके बाद यहाँ C++O इधर लगा देते हैं NH2। NH2 लगाओगे तो हमको साफ साफ पता है कि भाई यहाँ अगर बात करोगे तो इसने तो 40 रुपए ही दिए थे, और हमको पता है कि उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसके पास टेंडेंसी और ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। तो अगर वो 40 डोनेट करता था, ये तो 50 डोनेट कर देगा। और अगर इसने 50 रुपए डोनेट कर दिए, तो मुझे बताओ, दोनों को 100 रुपए की जरूरत थी। इस वाले कार्बन को भी 100 रुपए की जरूरत थी, इस वाले को भी 100 रुपए की जरूरत थी। उसको इधर से 40 मिला था, तो साइड वाले से सिर्फ 60 खींच रहा था। और इसको इधर से अगर 50 मिल गया तो वो 60 खींच रहा था, तो 40 ही खींचेगा। तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन खींचेगा? ये वाला खींचेगा, और ये वाला कम खींचेगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा वो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, जो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा वो कम डीएक्टिवेटिंग है। इसीलिए हम लोगों ने इसको ज्यादा डीएक्टिवेटिंग रखा और इस वाले को कम रखा। क्या ये बात आप समझ चुके हैं? हम लोग इन ऑर्डर्स को एकदम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऑर्डर आया ही कैसे। अदरवाइज ये ऑर्डर्स क्या किया जाते हैं, एकदम सिर्फ लिखवा दिए जाते हैं कि ऐसे ये ऑर्डर है, इसको याद रख लेना। बट वैसे वैसे तो केमिस्ट्री को रटने का सब्जेक्ट बोला जाता है कि भाई केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ रटना है, रट लेना काम चल जाएगा। बट मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरी क्लास में एक भी दिन, किसी भी दिन, एक भी क्लास में एक भी बात को रटने को नहीं बोलूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आपने एक बार चीजों को समझ लिया तो चीजों को रटने वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री से रटने का नाम हटा देना। दूसरी बात और क्लियर करता हूँ, केमिस्ट्री में बोला जाता है कि बहुत सारे एक्सेप्शंस है, ढेर सारे एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शन आ गया, वो एक्सेप्शन आ गया, इसको एक्सेप्शन लिख दिया। पहली बात तो ये, केमिस्ट्री साइंस है, इतिहास नहीं। इससे क्या बोलना चाह रहे हो सर? इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा, किसी का बिहेवियर अगर नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंट आया होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूर रहा होगा। और अगर एक्सप्लेनेशन रहा होगा तो उन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हारी क्लास में देके जाऊंगा। एक भी दिन, एक भी क्वेश्चन में कभी भी एक्सेप्शन जैसा वर्ड यूज नहीं करूंगा। थ्रू आउट द केमिस्ट्री, जब तक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एक्सेप्शन वर्ड नहीं यूज करूंगा। हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन है, बस पता होना चाहिए, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, सारे एक्सेप्शंस बताऊंगा, उन सब एक्सेप्शंस का एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। तो आप लोग निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद कभी भी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हाँ, कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में अगर सीखते चलोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और हर चीज को हम लोग कॉन्सेप्चुअली ऐसे ही सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या है, वीकली डीएक्टिवेटिंग। वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो है जो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, जैसे हैलोजेंस, जैसे नाइट्रोसिल, नाइट्रोसो, और ऐसे ही सल्फर डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ये वाला ग्रुप भी अगर यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये सब क्या है, वीकली डीएक्टिवेटिंग है। उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट नहीं करते, मतलब उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं खींचते जितना पिछले वाले ग्रुप्स खींचते थे। ठीक है, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोगों ने एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स देख लिए। अब इसके बाद क्या होगा, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स देखने के बाद अब रिएक्शंस के रेट को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, किस में रेट ज़्यादा रहेगा और किस में रेट कम रहने वाला है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो कंपेयर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, इसमें ये नॉर्मल बेंजीन रिंग है, आगे गए तो इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा दिया, और आगे गए इसके ऊपर एक OMe ग्रुप लगा दिया, और आगे गए यहाँ पे एक NH2 ग्रुप लगा दिया। तो इधर से इधर जाने पर, या फिर एक डीएक्टिवेटिंग भी लगा देता हूँ, NO2 भी लगा देता हूँ। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ तो बेंजीन है नॉर्मल, यहाँ ये CH3 क्या कर रहा है, प्लस H लगा रहा है। यहाँ अगर आप आगे जाएंगे तो ये क्या लगा रहा है, प्लस M लगा रहा है। ये क्या कर रहा है, माइनस M लगा रहा है। ध्यान से समझना, जितनी ज़्यादा बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्शन का रेट होगा। तो यहाँ देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। अब माइनस एम इफेक्ट क्या करता है, भयानक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। और ये तो न्यूट्रल है, ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अगर अगर ऑर्डर लिखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, तीसरे वाले में, फिर दूसरे में, फिर पहले में, फिर चौथे में। और यही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ EAS की बात अगर करेंगे आप, तो सबसे ज़्यादा रेट किसका हो जाएगा, तीसरे का, फिर दूसरे का, फिर पहले का, फिर चौथे का। इस तरीके से रेट का ऑर्डर आ जाएगा। क्या इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे ये ग्रुप इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, उससे अगले में ये, और उससे अगले में भी ये कर दिया। इससे नेक्स्ट अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, इससे नेक्स्ट अल्फा। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर से इधर जाने पर प्लस H जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और प्लस H अगर डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और अगर ये डिक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ EAS भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। समझ गए इतनी बात। और अगर आप इस बात को समझ चुके हैं, और आगे बढ़ते हैं, एक दो बातें और समझते हैं। अगर एग्जाम्पल नंबर 3 आपको देता हूं, ये नॉर्मल, यहाँ Cl लगा दिया, ये OCH3 लगा दिया, और इधर NO2 लगा दिया। यहाँ समझना कुछ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल। ये क्या है, माइनस आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, बट वीकली डीएक्टिवेटिंग है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है, तो रिलेटिवली थोड़ा सा कम करेगा। बट ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है, तो ये ज़्यादा डीएक्टिवेट कम करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। और ये तो क्या है, हाईली डीएक्टिवेटिंग है, यहाँ माइनस एम लगाएगा, यहाँ भी माइनस एम लगेगा, बट इसका माइनस एम ज़्यादा होता है, यहाँ पे माइनस आई लगेगा। तो इधर से इधर जाने पर
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी 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 तो रेट भी क्या हो जाएगा, कम कम कम, रेट घटता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से कुछ हम लोग ऑर्डर्स लगाएंगे रिएक्शंस के, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है डायरेक्टिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को डायरेक्ट करना है, ठीक। कैसे डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से समझो। जैसे मान लो इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है, जैसे प्लस एम प्लस आर प्लस एच वाला, ये सब ग्रुप्स अगर लगे होते हैं तो हमको पता है कि इसका जो प्लस एम लगता है, तो फिर उसके बाद इनका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग बनाते हैं तो इसको अगर गोल कर देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो यहाँ आएगा पार्शियली नेगेटिव, इधर भी पार्शियली नेगेटिव, इधर भी पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इंक्रीज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से वाले, स्पेशली प्लस एम प्लस आर और प्लस एच वाले, ये क्या करते हैं, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इंक्रीज हो गई तो इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रोफाइल डाला जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा वो कौन सी पोजिशन पे अट्रैक्ट होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसके ऑर्थो पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, या फिर इसके पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा। इस तरीके से ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इनके देखने को मिल सकते हैं। जबकि आगे अगर बढ़े, अगर हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया गया, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है, माइनस एम माइनस आर माइनस एच, ऐसे ग्रुप्स। तो इससे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पे घूमती है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कम हो जाती है। यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, और इधर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर इस पोजीशन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से, माइनस एम माइनस आर माइनस एच, ये क्या करेंगे, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो ध्यान से समझना, इनके ऊपर अगर इलेक्ट्रोफाइल डाला गया, क्या डाला गया, इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इलेक्ट्रोफाइल अगर इनके ऊपर डाल दिया गया तो वो किस पोजीशन पे लगना चाहेगा, किस पोजीशन पे लगना चाहेगा, आप लोग ही बता दो। ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव 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 जहां जहां जिस जिस पोजीशन पे लगा हुआ है तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन लग जाएगा, सेम चार्जेस है। और अगर रिपल्शन लग गया तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगने नहीं जाएगा। तो फिर कौन सी पोजीशन पे लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल लगेगा मेटा पोजीशन पे। कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मेटा प्रोडक्ट बनने वाला है। और जबकि इस साइड में, इससे पिछले वाले केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनने वाले हैं। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है, लास्ट में एक बात समझो, जो वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स थे ना,
जैसे हेलोजन हो गया था, NO हो गया था, सल्फर वाला एक कंपाउंड हो गया था, इस तरीके से कंपाउंड हो गया था। तो ये सब कंपाउंड क्या करते हैं, जैसे मान लो इसमें मैंने हेलोजन भी लगा दिया, ये हेलोजन लगाया, तो हेलोजन के केस में क्या होगा, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, तो ये क्या करता है, प्लस M भी लगाता है और माइनस I तो भयानक लगाता ही लगाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर प्लस M की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टेड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देयरफॉर इनके केस में क्या होने वाला है, इसी वजह से इनके केस में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर आप डालोगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे वीकली डीएक्टिवेटिंग के केस में भी, एक तो ऑर्थो पे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और एक पैरा पे प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा, पैरा पे भी इलेक्ट्रोफाइल देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि भले ही ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं बट इनके प्रोडक्ट्स कहाँ देखने को मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे देखने को मिलेंगे। मतलब कहने का क्या है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जबकि ऑल, अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स लिख दूं, ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में गलती है। क्या गलती है, अभी आपको समझाई क्यों, क्योंकि जो वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। वीकली डीएक्टिवेटिंग वाले क्या होते हैं, सॉरी मेटा नहीं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। जो वीकली डीएक्टिवेटिंग वाले हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जबकि इसके अलावा जो भी ग्रुप्स होते हैं, कौन से वाले, डीएक्टिवेटिंग, वो सब क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। एक बात और समझ आता हूँ, पहला स्टेटमेंट है ट्रू एंड फॉल्स बताना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। क्या ये सही बात है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ सारे बच्चों। दूसरा स्टेटमेंट, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा। तीसरा स्टेटमेंट है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। नंबर 4, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा। क्या ये सही बात है, इनमें से देखो कौन कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। एक बात समझना, एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, जब हम लोग इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, जैसे मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा दिया है, OMe ग्रुप लगा दिया, जब इसको रेजोनेट कराओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, नहीं, मेटा पोजीशन के ऊपर
प्लस एम प्लस आर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। वो तो रिलेटिव चीज है। जब और ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इंक्रीज होगी तो रिलेटिवली मेटा पे कम दिखती है, कम होती है। बट उसमें कोई रोल नहीं है ग्रुप का कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करी हो किसी ग्रुप ने खींच के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है, एक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे बढ़ाते हैं, मेटा को टच नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट जो हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया जाता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करके भी जाता है, ये एकदम ट्रू है। बट आगे क्या लिख दिया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। क्यों? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर इंक्रीज करता है तो रिलेटिवली मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर डिक्रीज करता है तो रिलेटिवली मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां से कम नहीं की गई, इसीलिए मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। बट समझना, इसमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का कोई भी रोल नहीं था, मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बिल्कुल भी टच नहीं किया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ने, उसने सिर्फ ऑर्थो वाले को कम किया तो मेटा वाले ज्यादा लगने लग गए। बट ऐसा नहीं हुआ कि इस ग्रुप का कोई रोल था, बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स हो गया। तो ध्यान रखना, चाहे वो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो तब भी ऑर्थो पैरा को ही इफेक्ट करेगा, मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो डीएक्टिवेटिंग हो तो वो भी कोई मेटा के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। आज अपनी क्लास हम लोगों ने स्टार्ट करी थी एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए, और रिएक्शन मैकेनिज्म 1 की क्लास थी। रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में हम लोगों ने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हम लोग पहले से एरोमेटिक कंपाउंड्स को जानते थे खूब, बट आज हम लोगों ने सीखा है एरोमेटिक कंपाउंड्स रिएक्शन कैसे करेंगे। हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट किया कि कैसे रिएक्शन करेंगे, उसकी मैकेनिज्म देखी। मैकेनिज्म के बाद ये ग्रुप्स देखे, कौन वाले ग्रुप्स रिएक्शन की रेट को बढ़ाएंगे। जो ग्रुप्स रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहे थे उनको एक्टिवेटिंग बोला, जो ग्रुप्स रिएक्शन की रेट को कम कर रहे थे उनको डीएक्टिवेटिंग बोला। और उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का क्या फर्क पड़ेगा, ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल को भेजेंगे या मेटा पे भेजेंगे या पैरा पे भेजेंगे। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। Thank you so much for watching.